हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हम करेंगे आज सिंधु सभ्यता। पिछले लेक्चर में हमने किया था सिंधु सभ्यता पार्ट 1। आज करेंगे हम पार्ट 2। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि भाई सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, कैसे उसकी खोज हुई। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं कि भाई वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा की। ठीक है। हड़प्पा 1921 में। किसने? दयाराम ने। 1921 में दयाराम ने इसकी खोज की है। और साक्ष्य क्या मिले हैं? यहां से मिली है पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति। ठीक है। और क्या मिला है? अन्नगार मिला है। यहां से अन्नगार मिला है। ठीक है। और यहां से मिला है लाल पत्थर से। लाल पत्थर से बनी हुई एक निर्वस्त्र पुरुष की मूर्ति मिली है। अब ठीक है भाई। ठीक है। लाल पत्थर से बनी हुई है एक मूर्ति, निर्वस्त्र है। ठीक है। यहां से तांबा गलाने का पात्र मिला है। तांबा गलाने का पात्र मिला है। कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मिला है। कौन सा? R37। R37 यानी एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसमें 37 शव मिले। ठीक है। 37 कंकाल मिले। और एक मूर्ति मिली थी, जैसे गर्भ से निकलता पौधा। ये हड़प्पा से मिली। ठीक है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी पे है। खोद किसने की थी? R.D. बैनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। क्या मिला है यहाँ पे? मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागार। ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं। यहां से कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक मिला है दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। ठीक है। अब बात करते हैं लोथल की, कालीबंगा की। पहले कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से मिला जुते हुए खेत। हल, नाव चित्र। ठीक है। कालीबंगा से काली चूड़ियां भी मिली हैं। ठीक है। और क्या मिला है?
जुते हुए खेत मिले हैं, हल मिले हैं, नाव चित्र मिले हैं, काली चूड़ियां मिली। ठीक है, और यहां से मोहरे मिली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल से। लोथल एक बंदरगाह है। क्या है लोथल? एक बंदरगाह है। कौन सी नदी पे है? भोगवा। भोगवा नदी के ऊपर है। ठीक है, यहां से क्या मिला है? यहां से मम्मी के प्रमाण मिले हैं, मम्मी। ठीक है, और क्या मिले? यहां से चावल के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, यहां से चावल के साक्ष्य मिले। और ईरान की मोहरें मिली हैं। ईरान की मोहरें। ठीक है, आगे क्या है? आगे है दाइमाबाद। दाइमाबाद से क्या मिला है? दाइमाबाद से मिला है, ये है दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी नदी की। ठीक है, यहां से मिला है उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में लेटा हुआ शव। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है, यहां आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है? ये है मेरठ में। मेरठ ये है यूपी के अंदर। ठीक है, यहां से क्या मिला है? ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर। ठीक है, आलमगीरपुर से मिला है मोर, गिलहरी के चित्र। मोर और गिलहरी के चित्र मिले। ठीक है, यहां गया रंगपुर। रंगपुर से क्या मिला है? चावल व गेहूं के भूसी। ठीक है, बनावली। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है यहां से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक भिवानी के अंदर गांव है मिथाथल। मिथाथल, यहां से क्या मिला है? यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अब बात करते हैं सूरकोटड़ा। यहां से क्या मिला है? घोड़े व ऊंट के अस्थि पिंजर। ठीक है, यहां से दाइमाबाद से लेटा हुआ शव मिला है, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर लेटा हुआ। आलमगीरपुर से ये इसका पूर्वी छोर है। यहां से क्या मिला है? मोर और गिलहरी के चित्र मिले। ठीक है, रंगपुर से चावल व गेहूं की भूसी मिली है। बनावली से मिट्टी का हल मिला है। मीठाथल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। सूरकोतला से ऊंट व घोड़े के अस्थि पिंजर मिले। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सिंधु सभ्यता के आकार की। जब इसकी खोज हुई थी
उस टाइम पे इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, जिस टाइम पे खोज हुई थी उस टाइम पे इसका जो आकार था वो त्रिभुज के आकार का था, और इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और फिर जैसे जैसे भाई खोज होती गई, एरिया मिलता गया, एरिया बढ़ता गया, एरिया बढ़ता गया तो वही बात है, इसका साइज भी बढ़ेगा। ये त्रिभुज थी पहले, ये बाद में होगी चतुर्भुज। अगर आज कोई पूछे भाई सिंधु सभ्यता का एरिया आकार कैसा है, तो वो चतुर्भुज के आकार का। अब इसका कितना है, ये है 20 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, ये करंट। सोना ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सामाजिक जीवन की। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था भाई, जो परिवार थे वो संयुक्त थे। परिवार संयुक्त थे। अब क्या है कि भाई बड़ा बेटा इस गली में रह रहा है, छोटा बेटा इस गली में रह रहा है, पिताजी उधर रह रहा है, माँ उधर रह रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था पहले, सब इकट्ठे रहते थे। और जो मुखिया होती थी, मुखिया माँ होती थी। ठीक है, मुखिया माँ होती थी। जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा नहीं थी। ठीक है, हाँ पर्दा प्रथा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन पर्दा प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, और क्या था भाई, लोग खेती करते थे, खेती करके गुजारा करते थे। ठीक है, व्यापार भी करते थे। ठीक है, माता देवी की पूजा भी करते थे। ठीक है, ये तो था उनका समाज। ठीक है, और क्या था कि भाई जो ऊंच नीच का अंतर नहीं था। ठीक है, जैसे अमीर का घर, बड़ा घर, ये यहाँ, फिर छोटा घर गरीब का, फिर बड़ा घर, फिर छोटा बड़ा छोटा, मतलब ऐसे सबके मिक्स थे सब, अमीर गरीब सब, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं था, सब मिलजुल के रहते थे। ये इसकी खास बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके धार्मिक जीवन की। ठीक है भाई, पूजा पूजा करते थे। कैसे करते थे, पूजा करते थे, लेकिन करते कैसे थे, मूर्ति के द्वारा, मूर्ति द्वारा। मंदिर नहीं थे, मंदिर नहीं थे वहां पे।
ठीक है, मंदिर नहीं थे लेकिन मूर्ति के द्वारा पूजा करते थे। क्या करते थे? मातर देवी की पूजा, मातर देवी की पूजा करते थे। सूर्य देव की पूजा करते थे, सूर्य देव देवी, सूर्य देव की पूजा करते थे। ठीक है, और क्या करते थे? बरसात का जो देवता था वो इनका प्रमुख था, इंद्र। ठीक है, और पशुओं में कुबड़ वाला सांड। पशुओं में क्या होता था कि ये कुबड़ वाला सांड था, उसको ये पवित्र मानते थे। ठीक है, और हाँ, जब भी कोई त्योहार, धार्मिक फंक्शन वगैरह होते थे तो जो ये स्नानागार था मोहनजोदड़ो के अंदर, इसके अंदर मोहनजोदड़ो के अंदर जो स्नानागार था, इसके अंदर सब स्नान करते थे। ये स्नानागार कैसा था कि भाई इसके उत्तर और दक्षिण में ऐसी पैड़ियां लगी हुई थी। ये पैड़ियां इसको नीचे उतरने के लिए। ठीक है, यहां दक्षिण पश्चिम में यहां नाली बनाई गई थी, नाली बनाई गई थी। इसका जो खराब पानी है वो वापिस बाहर आने के लिए। यहाँ पे एक कुआं था, इस कुएं का यूज क्या था कि भाई इसके अंदर पानी भरने के लिए। ठीक है, इसके तीन तरफ एक बरामदा बनाया गया था, तीन तरफ एक बरामदा बनाया गया था। इसके इधर यानी एक छोर पे एक पुरोहितों का विद्यालय था। विद्यालय भी मिला है सिंधु सभ्यता के अंदर, एक स्कूल भी मिला है, पुरोहितों का विद्यालय था जिसमें पढ़ाया जाता था उनको। देखो, इसका आकार की बात करें तो हम ये है 11.8 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ये गहरा। सो गया। सो जा भाई, सो जा। देखो, रात के 12 बजे हुए हैं, हम पढ़ा रहे हैं और ये बंदा सो रहा है। वाह। और पशुपति महाराज, पशुपति महाराज को पूजते थे, इनका पवित्र देव होता था ये। ठीक है, पशुपति महाराज। अब बात करते हैं इनकी उसके आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था? हमने पढ़ लिया सामाजिक, धार्मिक, अब आर्थिक। ठीक है, आर्थिक जीवन कैसा था कि भाई सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, कृषि में क्या था कि भाई जौ, कपास, गेहूं, सरसों और गन्ना, धान, इनकी खेती करते थे। ठीक है, कपास की भी खेती करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? खेती करते थे भाई कपास, ये बुने हुए कपड़े, बुने हुए कपड़े, बुने हुए कपड़े, मोर, गिलहरी,
इनको निर्यात करते थे। मोहरे इनको निर्यात करते थे। किसे? अफगानिस्तान, ओमान, बलूचिस्तान, इनको निर्यात करते थे। ठीक है, इनको निर्यात करते थे। और इनसे आता क्या था? जो तांबा आता था वो किससे आता था? वो ओमान और बलूचिस्तान से आता था। ठीक है, और जो सोना और चांदी, सोना और चांदी ये आता था बलूच उससे, ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये तो सोना चांदी तांबा मतलब इस तरह की जो धातुएं थी वो हमारे पास आते थे। ठीक है, और हम निर्यात किस चीज का करते थे? वो करते थे हम मोर का। इसको हम एज ए जैसे खाने के लिए भी यूज करते थे और व्यापार में भी। ठीक है, बुने हुए कपड़े ये निर्यात करते थे। ठीक है, और कपास, जौ, गेहूं मतलब निर्यात होता था। ठीक है, और क्या है जो मेसोपोटामिया, नहीं मेसोपोटामिया नहीं, हाँ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में भी क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय था, मतलब मुद्रा को कोई जानता ही नहीं था कि मुद्रा भी होती है। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। क्या करते थे? कुछ लोग खेती करते थे और कुछ लोग कंपनियों में काम करते थे, कारखानों में काम करते थे। ठीक है, जैसे चौदड़ों में कारखाने बताए हैं मैंने, मन के बनाने के कारखाने, बाट बनाने का कारखाना और मोहरे बनाने का कारखाना, इनमें भी वो काम करते